बराबर हम सबको यह सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि महंगाई बढ़ रही है तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की बदकिस्मती के कारण महंगाई नहीं बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन, गलत आर्थिक नीतियों के कारण, गलत आर्थिक नियोजन के कारण और भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ रही है। और कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे। 6 वर्षों तक हम लोगों ने महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित रखने में कामयाबी हासिल की थी। आज भारत की, देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। हम लोगों के शासनकाल में देश की, भारत की अर्थव्यवस्था की साख अंतरराष्ट्रीय जगत में इतनी बढ़ी थी, भारत का ही नहीं, सारी दुनिया का इकोनॉमिस्ट यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि हिंदुस्तान में ऐसे ही भाजपा की सरकार चलती रही तो दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, सबसे बड़ा सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा भारत। यह दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहने लगे थे। क्यों ऐसा हुआ? फिस्कल डेफिसिट, जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट पूरी तरह से नियंत्रित थी। आज फिस्कल डेफिसिट भी अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होती जा रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट वह भी अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होती जा रही है। लेकिन बहनों, इस बात को याद रखना कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में हम लोगों के शासनकाल का एक ऐसा अवसर था जबकि भारत यह करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री यह भारत बन गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही बना था। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा, जब यह बढ़ने लगता है तो रुपया भी अस्थिर होने लगता है, रुपये की वैल्यू कम होने लगती है। हम लोगों के समय तो रुपये की कीमत 40, 42, 43 ऐसे ही हुआ करती। 40 और 45 के बीच, डॉलर के मुकाबले 40 और 45 के बीच वेरी करती थी। और आज के रुपये की कीमत 60 डॉलर के मुकाबले 60 से भी ज्यादा हो गई। तो मैं यही कहता हूं, हम लोगों के समय भारत का रुपया जवान था और आज जो है भारत का रुपया जो है वो सीनियर सिटीजन बन गया है। आज का हमारा रुपया सठिया गया है। यह हालत हो गई। क्यों हो रही है भाई? रुपये की कीमत गिरे, हमें कुछ लाभ तो दिखना चाहिए। रुपये की कीमत गिरने के बाद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? रुपये की कीमत गिर रही है, लोगों को सोना खरीदने में, निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की खुली छूट देनी चाहिए, सरकार नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? छोटे कस्बों में, गांवों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग भी जब जानते हैं, जब महंगाई बढ़ने लगती है, रुपए की कीमत जब घटने लगती है, तो लोग सोचते हैं महंगाई इतनी बढ़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है, जल्दी से जल्दी जितना भी पैसा सोना खरीदने में लगा सको उतने में सोना खरीदो और उसको घर रखो। फिक्स डिपॉजिट से बेहतर यह एक निवेश का तरीका लोग मानते हैं, सोने को खरीदना, घर में रखना। और मैं समझता हूं देश की शायद ही कोई ऐसी बहन हो जो कि जिसके अंदर क्षमता होगी, जिसके परिवार में वह सोने का उपयोग न करती हो। शायद ही कोई हो। आज इस सोना परचेज करने पर भी यह सरकार अब प्रतिबंध लगाना चाहती है कि यदि इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है तो सोना खरीदने में नहीं किया जाना चाहिए। यदि शादी ब्याह होता है उस समय भी सोने का कितना उपयोग है, मुझसे बेहतर यदि कोई जानता है तो मुझसे बेहतर आप सब जानती हैं। लेकिन आज सोने के निवेश पर भी यह सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है। हालत बहुत बिगड़ी हुई है। भारत के जो हमारे पूंजीपति हैं, जो भारत के उद्योगों में, भारत में जो निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वह अपने देश में ही इन्वेस्टमेंट करने की ताकत नहीं रख रहे हैं।
गाजियाबाद की जगह साई मत करो। मैंने डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है वो भी यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात तो छोड़ दीजिए। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, जून के अंतिम 2 सप्ताह में $4.27 बिलियन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहां पर इन्वेस्ट किया था उसे निकालकर वो अपने देश में ले गए। केवल 2 सप्ताह की मैं बात बतला रहा हूं। भारत में की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इतनी लड़खड़ा चुकी है, देश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हर फ्रंट पर इस समय यह गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जो मोर्चा है उसके संबंध में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। माओवादी घटनाएं कितनी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ जहां से सरोज जी आती हैं, वहां किस तरीके से माओवाद लोगों की, निर्दोष लोगों की माओवादी नृशंस हत्या कर रहे हैं, उससे भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, हिंदुस्तान के ऐसे लगभग 20 राज्य हैं जिन 20 राज्य इस माओवाद के संकट से प्रभावित हैं। अब ऐसा नहीं है कि आजादी हासिल होते ही माओवाद इस देश में प्रारंभ हो गया था और यह हिंसा का दौर प्रारंभ हो गया। 1931 में जब यह प्रारंभ हुआ, उसी समय सरकार को कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि यह माओवाद न बढ़ने पाए, इस माओवाद को रोका जा सके। लेकिन सरकार ने नहीं रोका। मैं मानता हूं कि यदि माओवाद भी यदि बढ़ा है तो उसके लिए हमारी यह भारत सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवादी वारदातें बढ़ रही हैं। अब आतंकवादी वारदातें यदि बढ़ रही हैं तो इसे चेक करने के लिए प्रारंभ में ही जो एक इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान गवर्नमेंट को तैयार करना चाहिए था, इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्लान नहीं तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज लगातार आतंकवादी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पाक स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित यह आतंकवाद है। लेकिन पाकिस्तान बामुश्किल हमारे देश की पॉपुलेशन का लगभग 12वां हिस्सा है। हम पाकिस्तान पर भी जिस तरीके का दबाव बनाना चाहिए, हम दबाव नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक स्किल में कमी है कि अंतरराष्ट्रीय जगत पर भी पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए जो हमें डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देना चाहिए, हमारी भारत सरकार को डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय नहीं दे रही। और बहनों, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, अफगानिस्तान से जिस दिन हमारे अमेरिका अपने फोर्स को, आर्म्ड फोर्सेस को वापस कर लेगा, नाटो फोर्सेस जिसे कहते हैं, जिस दिन वह वापस होगी, और यह फैसला हुआ है 2014 के अंत तक नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में विगत कुछ वर्षों से जो काम कर रही थी वह वापस चली जाएंगी। और यदि वह वापस चली गई तो फिर तालिबानी केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेंगे, पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आतंकवाद की वारदातें हिंदुस्तान में और तेजी के साथ बढ़ेंगी। कोई उनकी ताकत को रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, भारत का नेतृत्व सशक्त हाथों में चाहिए। भारत का नेतृत्व करने वाला मैन ऑफ स्टील होना चाहिए, मैन ऑफ स्टील नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ स्टील नहीं है, मैन ऑफ स्टील हैं, खड़े रहते हैं। मैं कार्टून देख रहा था, मेरी जेहन में बैठ गया हो। कार्टून ये देख रहा था कि एक कमरा है, दरवाजे के बाहर प्रधानमंत्री जी खड़े हैं और कमरे के अंदर सोनिया जी हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। भीतर से सोनिया जी ने पूछा, कौन है, कौन है, कौन है? जब 3-4 बार पूछने के बाद भी जब मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं बोला तो सोनिया जी ने कहा, अच्छा मनमोहन सिंह जी हैं, मैं समझ गई, मैं दरवाजा खोल।
इसीलिए मैंने कहा कि इस देश को मैन ऑफ स्टील नहीं चाहिए, बल्कि मैन ऑफ स्टील चाहिए। नहीं, मैन ऑफ स्टील नहीं चाहिए, मैन ऑफ स्टील चाहिए। देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। और मैं बहनों के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए गवर्नमेंट थी 2004 तक, तो उस समय टोटल वर्कफोर्स जो कार्यबल है हमारे देश का, जितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं, पार्शियल इम्पार्शियल जितने भी लगे हुए हैं, सबको मिला जुलाकर उसमें 2004 तक महिलाओं का जो परसेंटेज था वो 28.7% था। और आज आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब पूरे वर्कफोर्स में महिलाओं का प्रतिशत 28.7 से घटकर 21.9% आ गया। माने न्यू जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए, न तो युवकों के लिए यह सरकार क्रिएट कर पा रही है और न तो महिलाओं के लिए सरकार क्रिएट कर पा रही है। और बहनों में मेरा तो यही कहना है कि ऐसी सरकार जानी चाहिए इस देश, और उसमें महत्वपूर्ण यदि भूमिका कोई निभा सकता है तो आप निभा सकते हैं। इस देश की बहनों को यह जाकर बतलाइए, डंके की चोट पर बतलाइए, भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनेगी, हम आपको जैसे 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद 33% का रिजर्वेशन पंचायती संस्थाओं में बहनों को दिया गया था, उसके बावजूद हमारे कई राज्यों ने 50% का रिजर्वेशन अपने राज्य में लागू किया है। 50% का। भारतीय जनता पार्टी का भी यह कमिटमेंट है कि यदि 30% रिजर्वेशन यदि संसद में और विधानसभाओं में देने का हमने फैसला किया है तो इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। कोई यह कह सकता है क्या दुनिया में किसी देश में हुआ है? लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हुआ है। रवांडा एक बहुत छोटा सा देश है, आपको जहां की संसद में महिलाओं का परसेंटेज 54.9 है। साउथ अफ्रीका में जाकर कोई देखे 44% से ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वहां की संसद में महिलाओं का है।